जय हिंद दोस्तों। हम बात कर रहे थे सिंधु सभ्यता की और हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में हमारा एक क्वेश्चन रहा है, वो मैंने आपको नहीं बताया ताकि आप अगले एपिसोड में भी आए। तो वो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था। तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत में खोजा गया पहला स्थल था रोपड़ पंजाब। पहला स्थल था रोपड़ पंजाब और बाद में 1950 में उसकी खोज हुई थी रोपड़ पंजाब की, और उसके बाद 1953-54 में रोपड़ पंजाब में उत्खनन हुआ। तो दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि स्वतंत्र भारत में खोजा गया पहला स्थल आ जाए तो वो होगा रोपड़ पंजाब। और विशेष बात, सर्वाधिक स्थल हमें मिले हैं गुजरात से। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों की कंपैरिजन करेंगे। तो विशेष बात कि जो एक विकसित सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, वो विलुप्त हो गई। केनेडी महोदय के अनुसार महामारी आई थी और अर्नेस्ट और मेके कह रहे हैं कि कोई जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। लेकिन कुछ भी हो, एक सभ्यता का पतन हो गया। इसके बाद जो सभ्यता आई उसी को हम झुक्कर झांकर संस्कृति कहते हैं, और उस झुक्कर झांकर संस्कृति जिसको उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं, उसके बाद वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। और वैदिक सभ्यता का विकास किया था आर्यों ने। इसलिए राम प्रसाद चंद्रा ने ये कहा है कि आर्यों के आक्रमण से ये सभ्यता नष्ट हुई थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, आर्य, हम आर्यों की संतान है और हम राम को मानते हैं। हम आर्यों की संतान है और राम को मानते हैं, तो राम प्रसाद चंद्रा को मानना पड़ेगा कि आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का विनाश हो गया। राम प्रसाद चंद्रा याद रखना दोस्तों। अब हमारी जो सभ्यता है उस सभ्यता का नाम है वैदिक सभ्यता। इस दौरान वेदों की रचना हुई थी, इसलिए इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। मैं आपको इन दोनों सभ्यताओं को कंपैरिजन करके दिखा देता हूं एक बार। सर, आप बाद में कैसे लिख रहे हैं सिंधु सभ्यता को? क्योंकि जो कुछ आज हमारे समाज में है वो वैदिक सभ्यता के समाज में था, इसलिए मैं इसको पहले ले रहा हूं, इसको बाद में, क्योंकि ये आप सब कर लेंगे, इसका उल्टा आप यहां कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु सभ्यता का काल हमने देखा 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, और वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक वैदिक सभ्यता, और 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल। ये भी दो भागों में है, वैदिक और उत्तर वैदिक काल। तो मैं यहाँ 600 लिख देता हूं। 600 ईसा पूर्व के बाद हमारा भारत शुरू हो जाएगा। ये समय रहता है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता थी। यानी सिंधु सभ्यता जो थी ये 2350 भी आ सकता है, 2350 से और 1750 ईस्वी के बीच सिंधु सभ्यता थी। सर कैसे आ सकता है? कार्बन रेडियो के अंतर्गत प्लस में 50 या माइनस में 50 हो सकते हैं। अब बात यह है कि भाई इन सभ्यताओं में क्या था। तो आप ये समझते हैं कि वैदिक आर्यों की हम संतान हैं, तो जो कुछ आज हमारे समाज में है वो सब इस वैदिक सभ्यता के समाज में था। तो अब आप बताइए कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, या आप मानते हैं? इसका मतलब वैदिक सभ्यता का समाज भी क्या था? पुरुष प्रधान समाज था। तो पहला तो ये आ गया कि ये एक पुरुष प्रधान समाज था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि जो पुरुष प्रधान समाज है वो वैदिक सभ्यता का समाज था, क्योंकि वही हमारा समाज है, क्योंकि हम वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों की क्या है? संतान है। इधर ध्यान रखना, वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं और सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ भूमध्य सागरीय लोगों को माना जाता है, और ये मंगोलाइड प्रजाति के लोग माने जाते हैं। और सिंधु सभ्यता के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा कि ये लोहे युगीन सभ्यता थी। लोहे युगीन सभ्यता थी। दोस्तों, आज हमारे समाज में आप कहीं भी किसी के घर में प्रवेश करेंगे, गेट लोहे का मिलेगा, इसका मतलब ये लोहे युगीन सभ्यता थी। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि जो वैदिक सभ्यता थी इसमें पवित्र पशु कौन सा था? गाय। गाय के लिए वैदिक समाज में अधन्या शब्द का प्रयोग किया गया, यानी न मारने योग्य। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता के जो लोग अंतर्गत पवित्र पशु है वो क्या है? गाय है। और विशेष बात, चौथा पॉइंट है
कि वैदिक सभ्यता में अगर हम देखें तो वैदिक सभ्यता के लोग क्या थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। और पांचवा पॉइंट आता है युद्ध प्रिय लोग थे, युद्ध प्रिय लोग। अब देखिए भाई, आज हमारे समाज की हम बात करें तो हमारा समाज भी पुरुष प्रधान समाज है, तो वैदिक सभ्यता का समाज भी पुरुष प्रधान समाज था। ये लोहे युगीन सभ्यता थी। आज हमारे समाज में लोहा है, और ये यहाँ पवित्र हमारे समाज में भी कौन सा पशु है, वो यहाँ है, गाय है। और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों लोग थे। और विशेष बात, युद्ध प्रिय यहाँ के लोग थे। अब विशेष बात यहाँ पर सिंधु सभ्यता में इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा। एक पॉइंट और लिख देता हूं, ये ग्रामीण प्रधान सभ्यता थी, ग्रामीण प्रधान सभ्यता। दोस्तों, हमारी 70% आबादी कहाँ रहती है, गांव में रहती है। तो जो कुछ आज हमारे समाज में है ना, वो सारा ही वैदिक सभ्यता के समाज में था। कुछ भी याद नहीं करने की जरूरत है। सबसे पहले हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, लोहे युगीन हमारा समाज है, गाय हमारी पवित्र पशु है, शाकाहारी और मांसाहारी हम लोग हैं, युद्ध प्रिय हम लोग हैं, लड़ाई जदी कर लिया थाने बेरोई है, और ग्रामीण प्रधान सभ्यता है। ठीक, अब इसके विपरीत सभ्यता क्या हो जाएगी, सिंधु सभ्यता हो जाएगी। पुरुष प्रधान की जगह ये क्या थी, ये मातृस्तात्मक समाज था, मातृस्तात्मक समाज। लोहे युगीन, ये सिंधु सभ्यता के निवासी लोहे से परिचित नहीं थे, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता। इसको हम ताम्र युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता थी, लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ गाय पवित्र पशु है वैदिक सभ्यता में, जबकि यहाँ क्या था, वृषभ, बैल। देखिए, हमारा पवित्र पशु है गाय, जबकि सिंधु सभ्यता के लोगों का पवित्र पशु था वृषभ, बैल, सांड। सर, गाय के बिना ही सांड थोड़ी आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है, गाय भी थी, लेकिन पवित्र पशु यहाँ वृषभ था, और अब आज हमारे यहाँ गाय। शाकाहारी व मांसाहारी लोग, ये लोग सिर्फ क्या थे, ये लोग सिर्फ शाकाहारी थे, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये लोग भी मांसाहारी थे, लेकिन ऐसा उल्लेख बहुत कम मिलता है। युद्ध प्रिय लोग, दोस्तों, ये शांति प्रिय लोग थे। वैदिक सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय थे और ये शांति प्रिय थे। ये ग्रामीण प्रधान समाज था, पहला पुरुष प्रधान समाज, मातृस्तात्मक समाज, लोहे युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, गाय की जगह वृषभ पवित्र पशु था, शाकाहारी मांसाहारी की जगह ये शाकाहारी थे, और युद्ध प्रिय लोग के स्थान पर ये शांति प्रिय लोग थे। युद्ध की जगह ये शांति प्रिय लोग थे। अच्छा, इसमें मिस्टेक है। तो दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा, शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों हैं, ये शाकाहारी हैं, ये शांति प्रिय थे और ये युद्ध प्रिय थे। अब ग्रामीण की जगह ये क्या आ जाएगा, ये नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और ये मैंने आपको बता दिया है कि ये ग्रामीण मिश्रित नगरीय सभ्यता थी। बस ये तो याद करने के लिए कि दोनों सभ्यताओं में अंतर क्या है, वो दिखाने के लिए मैंने आपको ये दिखाया है एपिसोड। और मेरे ख्याल से ये आपके समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, जो कुछ आज हमारे समाज में होता है वो सब वैदिक सभ्यता की समाज में था, और इसके विपरीत की समाज में था, सिंधु सभ्यता में। और इसीलिए क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये ताम्र युगीन सभ्यता थी, जबकि ये लोहे युगीन सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। आप ये विशेष बात ध्यान रखें, वैदिक सभ्यता की अगर एक पॉइंट में लिख देता हूं, निर्माता, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे, जबकि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, जो मैं आपको बता चुका हूं, द्रविड़े, भूमध्य सागरीय लोग। अब दोस्तों, विशेष बात एंड खास बात, इनको मंगोलाइड भी बोला जाता है, ध्यान रखना। यहां पर जो वैदिक सभ्यता थी, इनका प्रदेश था सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश।
यानी जो सिंधु और ये 7 सरस्वती नदी है इसके बीच का प्रदेश से ये आगे की ओर चले थे, अभी आपको दिखाऊंगा। और जबकि ये सिर्फ सिंधु सभ्यता वाले भूभाग में थे, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता हम कहते हैं। और सिंधु सभ्यता से आगे की ओर चले, सरस्वती नदी से आगे की ओर, तब सब सिंधु प्रदेश आया और वहीं पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। तो विशेष बात, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें आपको समझ में आ गया। यहाँ पर मैं एक और लिख देता हूं कि जो वैदिक सभ्यता थी, इस वैदिक लोगों का पवित्र पशु गाय था, लेकिन वैदिक लोगों का प्रिय पशु क्या था, यह भी प्रश्न रहता है। तो वैदिक लोगों का प्रिय पशु घोड़ा था, यह ध्यान रखना। वैदिक सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु क्या था, घोड़ा था, ये ध्यान रखना। और इनका पवित्र पशु है वृषभ सांड। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अब हम वैदिक सभ्यता को लेकर आएंगे। सिंधु सभ्यता हमें छोड़ के जा रही है। दोस्तों ध्यान रखना, दोनों में अंतर क्या है। जो कुछ आज हमारे समाज में है वो वैदिक समाज में था, और इसके विपरीत कौन से समाज में था, सिंधु सभ्यता के समाज में। अब बात आती है वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, आर्य थे। हम इसका टाइम भी देखेंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, कौन सी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। देखिए वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांटते हैं, ये ध्यान रखना मेरे लाडलो। वैदिक सभ्यता को हम कितने भागों में बांट रहे हैं, 2 भागों में। पहला है वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है। और दूसरा रहता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की हम बात करें तो ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, वैदिक सभ्यता को हमने कितने भागों में बांट दिया लाडलो, 2 भागों में बांट दिया। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब आता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे। वैदिक सभ्यता के निर्माता थे आर्य, और आर्य का मतलब होता है दोस्तों श्रेष्ठ। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता तो हमें पता है, इसलिए पढ़ा क्योंकि इस दौरान वेदों की रचना हुई थी, हमें पता है। तो दोस्तों वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन आर्य लोग आए कहां से थे, इस संबंध में इतिहासकारों के बीच अलग अलग मतभेद हैं, वो भी अपन देखेंगे। तो देखिएगा, भारत में आर्यों का आगमन ये कहां से हुआ था। तो आर्य लोग कहां से आए थे। पहला है कि आर्य लोग, जो इतिहासकार हैं वो मैक्स मुलर हैं। कौन से मुलर हैं, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर महोदय ये कहते हैं कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुलर क्या कह रहे हैं कि आर्य लोग कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो मैक्स मध्य ऐसे याद कर लेना, मैक्स मध्य। अब आ रहे हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने आर्कटिक होम इन द वेदास, आर्यों पर एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। और उसके अनुसार, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहां से आए थे लाडलो, उत्तरी ध्रुव से आए थे। ध्यान रखना, आर्यों का आगमन कहां से हुआ, उत्तरी ध्रुव से। तीसरे इतिहासकार हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो वो भी आर्यों की बात कर रहे हैं कि आर्य कहां से आए थे, तिब्बत से आए थे। दोस्तों ये 3 ही वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और विशेष बात आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट हमारे कितने रहते हैं, ये 3 ही रहते हैं। बाकी और बहुत से हैं, जो कोई कहता है डेन्यूब नदी यूरोप के किनारे से आए थे, कहीं से भी आए। हमारी एग्जाम में ये 3 इंपॉर्टेंट इतिहासकार आते हैं बस।
इन तीनों को हमें याद करना है बस। मैक्स मूलर मध्य एशिया, मैक्स मूलर मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव है, और दयानंद सरस्वती तिब्बत से आए थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इस वैदिक काल में जो वेदों की रचना हुई उसकी हम बात करेंगे। तो वेद हमारे कितने हैं दोस्तों? वेद हमारे हैं 4। वेद कितने हैं? 4। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पहला वेद है ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं और 1028 क्या है? सूक्त। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब विशेष बात, ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो इसमें 10 मंडल हैं और उनकी अलग अलग काल समय में इनकी रचना हुई थी। एग्जाम का क्वेश्चन ये रहेगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो अब गायत्री में शब्द कितने हैं? गायत्री में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। तो ध्यान रह जाएगा कि अगर क्वेश्चन आए तो गायत्री मंत्र। अब गायत्री में कितने अक्षर हैं? 3। इसका मतलब ये कौन से मंडल में है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाली एग्जाम का। माँ गायत्री का मंत्र आप जापते रहना कि गायत्री माता, गायत्री माता। तो गायत्री में कितने अक्षर? 3। तो गायत्री मंडल कौन से मंडल में? गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो ये विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य ग्रंथ माना जाता है। किसको? ऋग्वेद को। ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता के समकालीन माना जाता है इसको, ऋग्वेद को। और विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद में दूसरा आता है सामवेद। सामवेद में क्या है? ये संगीत का जनक है, संगीत का जनक। आर्य लोग सोमरस का पान किया करते थे, जो हिमालय की मूंजवत पहाड़ी पर मिलता था सोमरस, उसका पान करते थे आर्य लोग, ऐसा माना जाता है। तो फिर संगीत गाते थे। तो सामवेद संगीत का जनक है। तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद की हम बात करें तो ये 2 भागों में है दोस्तों। कितने भागों में है? 2 भागों में। एक है शुक्ल और एक है कृष्ण। कितने भागों में है? शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद 2 हैं, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यजुर्वेद में यज्ञ आदि कर्म कांडों का उल्लेख है। हमारे जो जितने भी कर्म कांड होते हैं जीवन में, यज्ञ रूपी हो चाहे अन्य कर्मकांड, वो सब किस में? यजुर्वेद में इनका उल्लेख है दोस्तों, ध्यान रखना। और अब मैं एग्जाम का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं यजुर्वेद से। ऋग्वेद से आपको बता चुका हूं कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और शून्य का उल्लेख भी किस ऋग्वेद में है, किस वेद में है? तो ध्यान रखना, शून्य का उल्लेख कौन से वेद में मेरे लाडलो? शून्य का उल्लेख भी यजुर्वेद में। ये क्वेश्चन किसी को बताना मत, एग्जाम में आएगा। शून्य का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और चौथा है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद, और अथर्ववेद के बारे में तो आप जानते ही हैं। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें तंत्र विद्या, जादू टोने का उल्लेख है। तंत्र विद्या, जादू टोने का उल्लेख है, ध्यान रखना। तंत्र विद्या, जादू टोने वाला हमारा वेद कौन सा है? अथर्ववेद। तो विशेष बात यही नहीं है, इसमें राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र भावना भी भरी हुई है। जैसा कि अथर्ववेद में ये लिखा हुआ है क्या कि भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। ये अथर्ववेद के कौन से सूक्त में है? ये पृथ्वी सूक्त में है, ध्यान रखना मेरे लाडलो। अथर्ववेद में कौन सा सूक्त है? पृथ्वी सूक्त है। अथर्ववेद में क्या है? पृथ्वी सूक्त। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि भूमि मेरी माता और मैं उसका पुत्र हूं। राष्ट्र भक्ति की भावना हमारे अंदर कौन सा वेद भर रहा है? अथर्ववेद भर रहा है। हम इसको जादू टोने तंत्र विद्या की बात कर रहे हैं, लेकिन अथर्ववेद हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना भर रहा है। उसका पृथ्वी सूक्त हमें क्या कह रहा है कि मैं, भूमि मेरी माता और मैं उसका पुत्र हूं। ये पृथ्वी सूक्त कह रहा है क्योंकि पृथ्वी की बात हो रही है। पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं, सही है। और ये कह कौन रहा है? ये ध्यान रखने वाली बात है, ये अथर्ववेद कह रहा है। अब हमारी एग्जाम में एक बार बार क्वेश्चन आता है, किसी को बताना मत, वो रसगुल्ले से मीठा क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में आता है।
क्या आंसर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का उल्लेख। ये क्वेश्चन एग्जाम में जब से एग्जाम हो रही है तब से आ रहा है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख कौन से उपनिषद में मिलता है। लाडलो ध्यान रखना, मुंडको उपनिषद में मिलता है। कौन सी उपनिषद में मिलता है? मुंडको उपनिषद में मिलता है। मैं आपको बताऊंगा वेदों की रचना के बाद किसकी रचना हुई, कैसे हुई, वो अगले एपिसोड में। अभी आप इस वैदिक सभ्यता से बनने वाले क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन यहां से बना है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। और आर्यों का आगमन कहां से हुआ था? ये अलग अलग विद्वान बता रहे हैं। मैक्स मुलर मध्य एशिया, मैक्स मुलर याद करो मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव है, और दयानंद सरस्वती कह रहे हैं तिब्बत से कहीं से नहीं है, तो पहाड़ों से नीचे उतर के आ गए। और अगला क्वेश्चन आता है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में? मुंडको उपनिषद में है, ध्यान रखना। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ध्यान रखना, तीसरे मंडल में। और शून्य का उल्लेख कौन से वेद में है? यजुर्वेद में। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो एग्जाम हॉल में आपसे मुलाकात करेंगे। पहला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडको उपनिषद। मुंडको सत्य, मुंडी कट जाए लेकिन फिर भी सत्य बोलना है, याद कर लो ऐसे, मुंडी कट जाए लेकिन फिर भी सत्य बोलना है। तो सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडको उपनिषद में, और गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरे मंडल में, और शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में। याद रखेगा मेरे लाडलो। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम साहित्य ग्रंथ है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं। सामवेद भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। किस वेद को? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। यजुर्वेद 2 भागों में, शुक्ल और यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ आदि कर्मकांडों का उल्लेख के साथ साथ शून्य का उल्लेख भी है, ध्यान रखना। और अथर्ववेद में तंत्र विद्या, जादू टोने का उल्लेख होने के साथ साथ आयुर्वेदिक जो भी जड़ी बूटियां औषधियां इनसे उपचार होता है वो सब अथर्ववेद में मिलेगा आपको। इसके अलावा अथर्ववेद के प्रति सूक्त में भी राष्ट्र भावना भरी हुई है कि भूमि मेरी माता और मैं उसका पुत्र हूं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन एपिसोड और बताने जा रहा हूं। वैदिक काल में नदियों के नाम क्या थे? उसके बाद हम ऋग्वेद इन वेदों को फिर से खोलेंगे, किस किस का उल्लेख है, कौन यहाँ पवित्र देवता रहे हैं। बस इतना ध्यान रखना कि आर्य आए कहां से थे। देखिए वैदिक सभ्यता में हमें 2 चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो थोड़ा बहुत वेदों के बारे में, गायत्री मंत्र है, सत्यमेव जयते है, इसके बारे में उल्लेख याद रखना है। और दूसरा हमें याद रखना है कि आर्य लोग आए कहां से। और तीसरा हमें याद रखना है वैदिक काल में वर्तमान, अगर वर्तमान की हम नदियों की बात करें तो वर्तमान में जो हमारी नदियां हैं उनके क्या नाम थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है मेरे लाडलो, याद रख लेना बस। पहला है, सबसे ऊपर से चलें तो झेलम, वितस्ता। झेलम को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? वितस्ता। दूसरी आ रही है चिनाब। चिनाब को क्या कहते थे? अस्किनी। और तीसरी आ रही है रावी। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों कि रावी नदी को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? परुषणी, पुरुषणी या परुषणी, रावी नदी को। और इसी नदी के किनारे 10 राग ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, ध्यान रखना। ऋग्वेद के 8वें मंडल में उसका उल्लेख है। ऐतिहासिक भारत का वो पहला युद्ध माना जाता है, इसलिए मैं इसके नीचे नोट लगा के आपको दिखा देता हूं। 10 रागीय युद्ध। भरत जन के राजा सुदास थे। भरत जन के राजा कौन थे? सुदास। और 10 राजाओं के संघ के बीच लड़ा गया था, ध्यान रखना। इनके दोनों के अलग अलग पुरोहित थे। एक इधर हमारे वशिष्ठ थे और हारने वालों के जो पूर्वजन के राजा थे उनके विश्वामित्र थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये उल्लेख इस रावी नदी के किनारे लड़ा गया, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये रावी नदी के किनारे नहीं लड़ा गया। कौन सी नदी के किनारे? ये परुषणी नदी के किनारे लड़ा गया, ये ध्यान रखना। 10 राग ये युद्ध था, ऐतिहासिक भारत का ये पहला युद्ध माना जाता है। चौथी नदी आ रही है हमारी रावी परुषणी के बाद सतुद्री। सतुद्री किसको कहा जाता था? सतलज को। सतुद्री, सतलज। और 5 नंबर आ रही है आपकी गंडक। आज की गंडक उस जमाने में सदा नीरा के नाम से बहती थी। किस नदी के नाम से बहती थी? सदा नीरा के नाम से बहती थी। ये उल्टा हो गया क्या? अच्छा चलो ठीक। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना
जो हमारी वर्तमान की सतलज नदी है, वर्तमान की सतलज नदी, इसको वैदिक काल में कहा जाता था शतुद्री, ये ध्यान रखना। और 6 नंबर है व्यास। व्यास नदी को क्या कहा जाता था? विपाशा। विपाशा वसु नहीं है, ये विपाशा नदी है। तो ये दोस्तों हमारी कुछ नदियां हैं। एग्जाम में कौन सी आएगी ये भी बता देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वैदिक काल में रावी को क्या कहा जाता था? परुषणी कहा जाता था। झेलम वितस्ता, अब याद कैसे करें? तो हर कोई झेल नहीं सकता क्या वित्त को, भाई आर्थिक बोझ होता है ना, उसको कोई झेल नहीं सकता परिवार में। तो झेलम वितस्ता, झेलो वित्त, झेलो वित्त, आर्थिक हालात खराब चल रहे हैं, झेलम वितस्ता। चिनाब अस्किनी, चिन्नु आपकी क्या है? अस्किनी, आपकी किनी। और रावी पुरुषनी याद करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। रावी पुरुषनी, यही तो एग्जाम में आएगा, एक ही तो याद करना, रावी पुरुषनी। फिर सतलज नदी, शतुद्री, कोई दिक्कत नहीं है। गंडक, आज हम जिसको गंडक कह रहे हैं उस जमाने में वो सदा नीरा थी। और व्यास नदी विपाशा थी, व्यास नदी विपाशा थी। तो दोस्तों आज हमने आपको एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से बता दिए हैं। और विशेष बात ध्यान रखने वाली बात है, अब हम बात करेंगे विशेष बात कुछ देवताओं की। और हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और 4 ही हमारे आश्रम व्यवस्था। उसकी बात हम अगले एपिसोड में करेंगे। अभी आप बस इतना ध्यान रखना कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? पहला क्वेश्चन आर्य। अब आर्य आए कहां से? 3 इतिहासकारों के बारे में मैंने आपको बताया है, मैक्स मुलर मध्य एशिया, और बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, और सरस्वती तिब्बत। इसके बाद वैदिक काल में ये नदियों के नाम हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, और सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में है। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो हमारी एग्जाम में हमसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।